आदिवासी पोशाक पहने एक आदमी कुछ तंत्र क्रिया में लीन दिखाई पड़ रहा था। उसके सामने एक ताबूत नुमा बक्सा रखा हुआ था और पास ही में उसने अग्नि जलाकर यज्ञ प्रज्वलित किया हुआ था। उस आदमी के गले में नरमुंड की माला थी। किसी अजीब सी भाषा में मंत्र पढ़ते हुए वह बार बार एक मुट्ठी सामग्री उस यज्ञ को समर्पित करता। यह सब इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह को कपा देने के लिए काफी था। अपनी तंत्र क्रिया के अंत में उसने एक पशु की बलि दी और उसके रक्त से ताबूत को स्नान करा दिया। तभी अचानक आसपास एक हलचल सी हुई और तेज आंधी का बवंडर उठने लगा। आसपास के जंगलों के सियारे एक सुर में रोने लगते हैं और आसमान में एक जोरदार बिजली कड़कती है। उसके साथ ही वो तंत्र करता हुआ आदमी उठकर जोर जोर से हंसने लगता है। रात के तकरीबन 8 बजे का समय था। 6 घंटे का लंबा सफर करके 20 लोगों की टीम अंडमान के घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। यह जंगल 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और आसपास में बस 1-2 छोटे छोटे गांवों के अलावा कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार यही वो लोकेशन है जहां पर कोयला होने की बात सामने आई है। हम लोगों को इस जंगल को साफ करके खुदाई का काम शुरू करना है। बॉस, अब तो अंधेरा हो रहा है। फिलहाल तो हम लोग ना कहीं आसपास सही सी जगह देखकर अपना कैंप लगा लेते हैं। तुम शायद ठीक कह रहे हो। सभी लोग अपनी अपनी टॉर्च हाथ में पकड़कर जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। सर, मैंने अभी 2 लाल लाल चमकती हुई आंखें देखी। यहाँ कुछ है। अरे जंगली जानवर होंगे और क्या। ऐसा करते हैं, अपनी बस में ही वापस चलते हैं और उसी में रात बिताते हैं। जंगल में दिन छिपे घूमना मुझे सेफ नहीं लग रहा है। मुझे भी अभी अभी किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी है। ऐसा लगता है कुछ जरूर है हमारे आसपास। बॉस की बात सुनकर सभी लोग वापस अपनी बस की तरफ जाने लगते हैं। पहली रात पूरी टीम ने बस में ही बिताई थी। अगले दिन सुबह 5 बजे सूरज की किरण पड़ते ही सभी लोग बस से बाहर आते हैं। ठीक है, फ्रेश होने के बाद काम स्टार्ट करते हैं। आसपास के एरिया में कोई लेबर मिलेगा क्या? काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। 1-2 गांव है तो आसपास, लेकिन कोई भी यहाँ काम करने को तैयार नहीं है। कहते हैं सालों पहले इस जंगल में कोई आदिवासी समूह रहा करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों रातों रात उन लोगों ने भी इस जंगल को छोड़ दिया। वो लोग क्यों, कहाँ गए, कोई नहीं जानता। वे लोग बातें करते हुए जंगल में आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। सर, वो पेड़ देखिए, कुछ अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को? ओह माय गॉड, ये तो बहुत अजीब चीज है। ऐसा लगता है ट्री ना होकर किसी का फेस हो। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे, उनका सामना कुछ अजीबोगरीब और खौफनाक चीजों से हो रहा था। किसी पेड़ पर उन्हें कपड़े की गुड़िया लटकती हुई दिख जाती, तो कहीं पर कोई मानव खोपड़ी। कहीं पेड़ों पर कुछ अजीब से साइन बने थे जिनका मतलब वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे पेड़ों की कटाई का काम शुरू होता है। अचानक ही उन्हें घने पेड़ों से ढका हुआ एक टूटा फूटा सा मंदिर दिखाई देता है। जरूर यहीं कहीं आसपास ही पहले कोई रहता होगा, तभी उन लोगों ने ये मंदिर बनवाया होगा। लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि आखिर वो लोग क्यों चले गए, क्योंकि मैंने सुना है कि आदिवासी लोग अपना जमीन और जंगल कभी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं। अरे हमको क्या करना है यार, हमको आदिवासियों पर रिसर्च थोड़ी ना करनी है। इसको भी तोड़वाओ जल्दी और खुदाई का काम भी चालू करवा दो। मंदिर तोड़ने के बाद अब खुदाई का काम भी शुरू हो गया था। जैसे ही मजदूर मंदिर को खोदना शुरू करते हैं, लगभग 25 फीट के बाद नीचे उन्हें एक बक्से जैसा महसूस होता है। साहब, कुछ है नीचे। निकालो, देखे क्या है। उत्सुकतावश मजदूर बक्से को बाहर निकालते हैं। सर, बक्से पर ये देखिए क्या है। किसी ने लोहे की चैन से इसे लपेटा हुआ है। क्या कहते हैं, काट दें ये चैन? इतना ही नहीं, ये देखिए कुछ अजीब अजीब से चित्र भी बने हुए हैं इस बक्से के ऊपर। भाई, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ, इसके अंदर से अगर खजाना बजाना निकला तो उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। हाँ। अविनाश की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। लोहे की चैन को काटने के लिए जैसे ही उस पर हथौड़े से वार किया जाता है, जंगल के जंगली जानवर जैसे कुत्ते, गीदड़ और सियार एक साथ भयानक आवाज में रोने लगते हैं। अब तक सर पर चमकता सूरज जैसे घबराकर बादलों की ओट में छिप जाता है और दिन में ही अंधकार सा छाने लगता है। उल्लुओं का एक झुंड अचानक से आसमान में उड़ता है।
और पूरे आसमान पर छा जाता है। ये क्या हो रहा है सर? ये सब बहुत मिस्टीरियस नहीं होता जा रहा है? एक तो वैसे ही हम जंगल के बीचों बीच खड़े हैं और ऊपर से ये सब जो हो रहा है ना, मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। विक्की का इतना कहना ही था कि अगली हथौड़ी की चोट उस जंजीर को काट देती है। जंजीर हटाकर जैसे ही उस बक्से को खोला जाता है, उन्हें वहां जो दिखाई देता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है? हमें शायद ये बॉक्स खोलना ही नहीं चाहिए था। बॉक्स के अंदर जो कुछ भी था वो विक्की, शैली, बॉस, रोशनी और अविनाश के होश उड़ाने के लिए काफी था। उन पांचों की चीख उस खुले हुए बॉक्स को देखकर जैसे गले में ही अटक गई थी। अरे बंद करो इसे, वापस वही गाड़ दो। पता नहीं क्या है ये। सर, इस तरह से सीढ़ काटकर कोई किसी को जमीन की इतनी गहराई में क्यों दफनाएगा? मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। खोपड़ी के साथ ये किसी और लिपि में लिखे हुए कुछ मंत्र भी बक्से के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन मंत्रों में क्या लिखा है, उनका क्या मतलब है, ये सब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ और ही चक्कर लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है किसी ने कुछ टोना टोटका करके इसको यहाँ गाड़ा है। तुम लोगों ने महसूस किया इसके अंदर जो अजीब अजीब से चित्र बने हुए हैं ना, ऐसे ही चित्र पेड़ों की तनों पर भी बने हुए थे। इन सब का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। सर, क्या करना है इस बॉक्स का? ऐसा करो, उठाकर ले चलो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को दे देंगे, उनके कुछ काम आए तो। दिन भर काम करने के बाद सभी लोग थक कर चूर हो गए थे। शाम के 8 बज गए थे और चारों ओर अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। साइट पर काम करने वाले सभी लोगों ने कुछ कुछ दूर पर अपने अपने टेंट लगा रखे थे। थकान के कारण कुछ ही देर में सभी लोग गहरी नींद में आ गए थे। अचानक देर रात रोशनी की नींद खुलती है। ऐसा लग रहा है जैसे टेंट के बाहर कोई है और मुझे आवाज लगा रहा है। बार बार टेंट के बाहर लहराते एक साए को देखकर आखिर में रोशनी टेंट से बाहर आ जाती है। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अंदर से तो बार बार किसी की परछाई दिखाई पड़ रही थी। कहीं शैली तो नहीं आई थी मुझे बुलाने और मेरे जवाब ना देने पर लौट गई हो? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? ऐसा सोचकर रोशनी थोड़ी दूर पर लगे शैली के टेंट की ओर जाने लगती है। अचानक से उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। रोशनी चौंक कर पीछे देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पसीने की बूंदें अब उसके माथे पर नजर आने लगी थी। वह तेज कदमों से शैली के टेंट की ओर बढ़ती है। तभी उसे पत्तों पर चलने की किसी के कदमों की आवाज और तेजी से सुनाई देने लगती है। रोशनी एक बार फिर से मुड़कर देखती है तो उसे अपने पीछे एक साया सा नजर आता है। अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन। कौन हो तुम? क्या चाहिए? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? रोशनी के इतना कहते ही वो साया बिजली की तेजी से उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। रोशनी के चेहरे के पास पहुंचकर वो अपनी हुड्डी सर से हटाता है तो वो देखती है कि वहां पर किसी इंसान का सिर्फ धड़ खड़ा था। उसके शरीर पर से सर गायब था और गर्दन से लगातार खून बह रहा था। उसे देखकर रोशनी पूरी ताकत से चिल्लाने लगती है। तभी उसे अपने दूसरी ओर किसी के गर्म सांसों का अपने चेहरे पर टकराने का एहसास होता है। रोशनी चौंक कर पलट कर देखती है तो दूसरी ओर हवा में एक खौफनाक सर लहरा रहा था। बिना धड़ का सिर हवा में तैरते हुए इतना भयानक लग रहा था कि उसे देखकर रोशनी का खून ही जम गया था। इससे पहले कि रोशनी कुछ भी समझ पाती, एक लंबा सा हाथ उसके सीने के आर पार हो जाता है। रोशनी की दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंजती है और वो वहीं गिर पड़ती है। अगले ही पल पेड़ की लंबी जटाएं उसके पैरों में उलझती है और वो एक ऊंचे पेड़ पर उल्टी लटक जाती है। रोशनी की चीख इतनी खौफनाक थी कि लगभग सभी उस चीख को सुनकर अपने अपने टेंट से बाहर आ गए थे। ये किसके चीखने की आवाज थी? कुछ तो बहुत खतरनाक हुआ है अभी अभी। सब अपने आसपास देखो, सब लोग सही सलामत है ना? हम में से कोई मिसिंग तो नहीं है? सर, रोशनी नहीं है। सब लोग टॉर्च लेकर ग्रुप में अलग अलग दिशाओं में जाओ। हम जल्दी ही रोशनी को ढूंढ लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे उसे। 3 लोगों के